क्लिनिकल साइकोलॉजी, नैदानिक मनोविज्ञान। डियर स्टूडेंट्स, क्लिनिकल साइकोलॉजी नाम का जो आपका साइकोलॉजी का पेपर है, इसको हिंदी में नैदानिक मनोविज्ञान कहा जाता है, उसकी आज हम लेक्चर सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं। जो लेक्चर सीरीज का आज का ये पहला वीडियो है। इस वीडियो लेक्चर में, इस काउंसलिंग वीडियो में हम यह जानेंगे कि क्लिनिकल साइकोलॉजी का क्या मीनिंग है, एज ए ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी हम इसके अंदर क्या पढ़ते हैं, और इस पेपर का, इस सब्जेक्ट का कैसे डेवलपमेंट हुआ, और इसके क्या थ्योरीज हैं, इसके क्या अप्रोचेज हैं, उसके बारे में शॉर्ट ब्रीफ हम देंगे। और हम यह जानेंगे कि मेंटल हेल्थ जो प्रोफेशनल्स होते हैं, जो मेंटल हेल्थ प्रोफेशन है, जो इंडिया में हो चाहे अब्रॉड में हो, वो क्या है और उनके लिए क्या बातें होती हैं, जरूरी होती हैं। इसलिए जनरल एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। और फाइनली हम इस लेक्चर में यह जानेंगे कि जो आपके सेक्शंस हैं, जो आपके सिलेबस में पढ़ते हैं या पढ़े जाने हैं, वो 5 सेक्शंस में जो बटा है, उन सेक्शंस का एक शॉर्ट ब्रीफ देंगे। उसके ऊपर एक नज़र डालते हुए हम इस वीडियो को पूरा करेंगे। तो चलिए जानते हैं एन इंट्रोडक्शन टू क्लिनिकल साइकोलॉजी। क्लिनिकल साइकोलॉजी का एक परिचय देंगे हम इस वीडियो में। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी? क्लिनिकल साइकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी concerned with the assessment and treatment of mental illness, abnormal behavior, and psychiatric problems. This field integrates the science of psychology with the treatment of complex human problems, making it an exciting career choice for people who are looking to work in a challenging and rewarding field. ठीक है, ये तो एक एज ए डेफिनेशन इसको कहने की बात है। और सीधे सीधे अर्थ में अगर इसको हम जाने तो क्लिनिकल साइकोलॉजी क्या है? क्लिनिकल साइकोलॉजी में 2 बात मुख्य होती हैं, असेसमेंट और ट्रीटमेंट। ठीक, एक तो हमने जो मेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं, जो भी हमारे साइकोलॉजी में जो हम पढ़ते हैं, एबनॉर्मलिटी के बारे में पढ़ते हैं, एबनॉर्मल बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं, जो भी मेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं, मेंटल इलनेसेस होती हैं, मेंटल डिसऑर्डर्स उनको भी हम कह सकते हैं, उनका असेसमेंट कैसे होना है और उनका ट्रीटमेंट कैसे होना है। और एज ए क्लिनिकल प्रोफेशनल, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को कैसे डील करनी है सब चीज़ें। ये चूंकि अप्लाइड साइकोलॉजी की एक ब्रांच भी इसको माना जाता है, क्योंकि हम प्रैक्टिकल में साइकोलॉजी थ्योरीज को जब अप्लाई करते हैं तो वो अप्लाइड साइकोलॉजी की भी इसको ब्रांच माना जाता है, जिसको क्लिनिकल साइकोलॉजी हम कहते हैं। कि हम साइकोलॉजी की जो थ्योरीज हम पढ़ते हैं, उनका क्या यूज करते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में। तो असेसमेंट कैसे होना है मानसिक रोगों का, और ट्रीटमेंट कैसे होना है, ये 2 बातें मुख्य होती हैं क्लिनिकल साइकोलॉजी के अंदर। और जैसे एबनॉर्मल साइकोलॉजी हम पढ़ते हैं, एबनॉर्मल साइकोलॉजी में हम डिसऑर्डर्स को जानते हैं कि डिसऑर्डर्स क्या है, कैसे होते हैं, और क्या कारण होते हैं, क्लासिफिकेशन सिस्टम क्या है, वो हम इसमें भी पढ़ते हैं, लेकिन हम थोड़ा अप्लाइड तरीके से पढ़ते हैं। इसमें हम ट्रीटमेंट मेथड्स भी जानते हैं, क्लिनिकल प्रोफेशन की काउंसलिंग टेक्निक्स भी इसके हम अंदर सीखते हैं। एक अप्लाइड और रिफॉर्म्ड एरिया है, इसलिए इसको क्लिनिकल साइकोलॉजी यानी कि नैदानिक मनोविज्ञान कहते हैं। और इसकी शुरुआत जो हुई थी, अर्ली इन्फ्लुएंसेस ऑन द फील्ड ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी इंक्लूड द वर्क ऑफ द ऑस्ट्रियन साइकोएनालिस्ट सिगमंड फ्रॉइड। जो ये कह रहे हैं, veryWellmind.com है, इसको मैं काफ़ी विजिट करता हूँ, काफ़ी इसको पढ़ता हूँ। इंटरनेट का एक वेबसाइट है जो साइकोलॉजी के टॉपिक्स के ऊपर एक अच्छा इंट्रोडक्शन दे देता है कि स्टूडेंट्स के समझने के लिए, उनको जानने के लिए। तो जो सिगमंड फ्रॉइड के काम थे क्लिनिकल साइकोलॉजी के ऊपर, इसको इन्होंने शुरुआत के रूप में देखा है कि यहाँ से डेवलपमेंट हो जाता है, क्योंकि जहाँ थेरेपी देने की बात थी, थोड़ा सा एक क्लिनिकल टच देने की बात थी उन एबनॉर्मल बिहेवियर को, एबनॉर्मल जो भी डिसऑर्डर्स होते हैं, मेंटल डिसऑर्डर्स हैं, तो सिगमंड फ्रॉइड के टाइम से आ जाती, क्योंकि उन्होंने थोड़ा साइको एनालिसिस की बात की, थोड़ा अनकॉन्शियस माइंड की, थोड़ा सा उनके कारणों को जानने की कोशिश की मानसिक रोगों के। तो यहाँ से शुरुआत को थोड़ा सा माना जाता है। लेकिन जो इसकी लीगल शुरुआत है, वो अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट लाइटनर विटमर ओपन
द फर्स्ट साइकोलॉजिकल क्लिनिक इन 1896 with a specific focus on helping children who had learning disabilities। तो सबसे पहला क्लिनिक 1896 में खुला, और सबसे साइकोलॉजी का जो पहला डिपार्टमेंट था वो 1879 में खुला था। तो लगभग लगभग साथ के ही हैं। जब से मनोविज्ञान की शुरुआत हुई तो क्लिनिकल साइकोलॉजी भी तब से शुरुआत हो ही गई, क्योंकि इसकी शुरुआत से ही ये मेंटल इलनेस को ही डील करता आया है। और ज़्यादातर जो इसमें काम होता है, सबसे ज़्यादा जिस फील्ड में सबसे ज़्यादा काम है ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो क्लिनिकल साइकोलॉजी ही है। हम देखें तो साइकोलॉजी को मेंटल से समझ के ही हम देखते हैं, मेंटल डिसऑर्डर्स, मेंटल इलनेस से समझ के ज़्यादातर लोग इसको जानते हैं, समझते हैं। तो यहाँ से इनके विटमर के काम से, विटमर ने जो क्लिनिक खोला तब से इसकी शुरुआत मानी जाती है। और उन्होंने क्लिनिकल साइकोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया 1907 में एक अपने रिसर्च पेपर के माध्यम से। ठीक, द टर्म क्लिनिकल साइकोलॉजी was introduced first by the Whitmer in 1907 by a research paper। ठीक, विटमर ए फॉर्मर स्टूडेंट ऑफ विल्हेम वुड, क्योंकि ये विल्हेम वुड जो थे हमारे मनोविज्ञान के संस्थापक माने जाते हैं, तो इनके शिष्य थे। डिफाइंड क्लिनिकल साइकोलॉजी एज द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल बाय ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन विद द इंटेंशन ऑफ प्रमोटिंग चेंज। तो ये एक बिहेवियर चेंज की बात करें, ट्रीटमेंट देने की जो बात आ रही है, क्लिनिकल जैसे हम कहते हैं, तो ट्रीटमेंट की और उनके व्यवहार में सुधार की, मानसिक रोगों से सुधार की जो भाव है इनकी बात का, इनकी डेफिनेशन का, वो निकल के आता है। लेकिन अभी के परिप्रेक्ष्य में क्लिनिकल साइकोलॉजी केवल प्रमोटिंग चेंज के लिए ही नहीं है, बल्कि इसमें इंटरवेंशन तो देते ही देते हैं, लेकिन हम इसमें असेसमेंट भी करते हैं, मतलब निर्धारण भी करते हैं रोगों का। रोगों को जानने का जो तरीके होते हैं असेसमेंट टेक्निक्स कहते हैं, कि कौन सा रोग किसको है, कौन सा रोग किसको नहीं है, तो उसको असेसमेंट कहा जाता है। और क्लिनिकल साइकोलॉजी बिकेम मोर एस्टेब्लिश्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ वर्ल्ड वार फर्स्ट। वर्ल्ड वार फर्स्ट में कैसे आया अस्तित्व में? क्योंकि एज ए प्रैक्टिशनर्स डिमॉन्स्ट्रेटेड द यूजफुलनेस ऑफ साइकोलॉजिकल असेसमेंट इन 1917 द अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी वाज एस्टेब्लिश्ड। क्योंकि जैसे वर्ल्ड वार हुआ तो मानसिक रूप से अवसाद आया, जैसे वर्तमान में महामारियों का दौर चल रहा है, तो इसके पोस्ट कोविड इफेक्ट तो हमें देखने को मिलेंगे। तो ऐसे ही वर्ल्ड वार के बाद में तो ये अस्तित्व में आया ये फील्ड, इसमें ज़्यादा लोगों का ध्यान आया, इसमें रुझान आया, लोगों की डिग्रियाँ इसमें लेने लगे, पढ़ने लगे, और सब्जेक्ट्स की अपेक्षा और सब्जेक्ट्स के मुकाबले। तो इसको क्लिनिकल साइकोलॉजी वर्ल्ड वार फर्स्ट के बाद में इसको ज़्यादा यूजफुलनेस को इसको डिमॉन्स्ट्रेट किया गया, और अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी वाज एस्टेब्लिश हुआ। लेकिन बाद में वो रिप्लेस हो गया किससे? एपीए से, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन से। जैसा कि हम जानते हैं कि एपीए जो है अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन एक मानक संस्था है जो रिसर्च के मानक निर्धारित करती है, साइकोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स के मानक निर्धारित करती है, और भी कई फील्ड्स में इसको एक एज ए मानक संस्था के रूप में देखा जाता है। और फाइनली ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर II clinical psychologists were called upon to help treat what was then known as cell shock, now referred to as post-traumatic stress disorder। सब क्या होता है, जब भी कोई ट्रॉमा होता है उसके बाद में ये डिसऑर्डर, इसके लक्षण देखने को मिलते हैं स्ट्रेस के। तो ऐसे वर्ल्ड वॉर के बाद में इस टाइप की लोगों के अंदर दिखने लगे। सेल शॉक उसको कहा उन्होंने, कि एक शॉक लग गया जैसे हम कहते हैं ना। तो इसको आजकल तो पीटीएसडी कहते हैं, एक पॉपुलर डिसऑर्डर है, क्लिनिकल साइकोलॉजी में इसको पढ़ा जाता है, एबनॉर्मल साइकोलॉजी में पढ़ा जाता है, ट्रीट किया जाता है। तो ये वर्ल्ड वॉर II के बाद से अस्तित्व में आया, तो इस रूप में भी इसमें लोगों का ध्यान गया। तब यहाँ से भी क्लिनिकल साइकोलॉजी की स्टडी की शुरुआत हुई, ध्यान आया, पढ़ा लोगों ने, इसमें अपना रुझान दिखाया। और अब जहाँ इसके
पर्सपेक्टिव्स की बात आती है, अप्रोचेस की बात आती है, स्कूल्स की बात आती है कि कैसे पढ़ा जाता है, क्योंकि हर किसी सब्जेक्ट को पढ़ने के एक नज़रिए होते हैं, तरीके होते हैं, अपने अपने व्यू पॉइंट्स होते हैं लोगों के कि क्या है, कैसे है, क्यों है। इन तीन बातों का उत्तर जानने के लिए सबकी अलग अलग राय होती है। तो इन्हीं बातों को जानने के लिए जो क्लिनिकल साइकोलॉजी के स्कूल्स हैं, पर्सपेक्टिव हैं, थ्योरेटिकल स्कूल्स, थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव्स हैं, स्कूल्स हैं, वह मेनली हैं चार टाइप्स के: साइकोडायनेमिक अप्रोच, कॉग्निटिव बिहेवियरल पर्सपेक्टिव, ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव, सिस्टम्स और फैमिली थेरेपी। ठीक है, तो साइकोडायनेमिक अप्रोच जैसे हमने कहा, सिगमंड फ्राइड जो थे साइको एनालिसिस थे, तो उनकी जो थ्योरीज हैं उसके माध्यम से हम इसको समझते हैं कि कोई भी डिसऑर्डर क्यों होता है। वह ये मानते हैं क्योंकि हमारे अनकॉन्शियस थॉट होते हैं, हमारी इच्छाएं जो होती हैं वो दमित हो जाती हैं या कई अन्य कारण हो जाते हैं, तो उन कारण से हमें मानसिक बीमारियां हो जाती है, फिर नाना प्रकार से हमारे अंदर प्रकट होने लगती हैं वो बीमारियां। और उसका उपचार कैसे होगा? उपचार भी ऐसे ही होगा, उस अनकॉन्शियस थॉट्स को, अनकॉन्शियस जो रिप्रेस थॉट्स हैं हमारे अंदर, उनको जान के, उनको समझ के, उनका निवारण करके मानसिक बीमारियों का इलाज होता है। ये साइकोडायनेमिक अप्रोच इस बात को मानता है। लेकिन उसके बाद जो वर्तमान साइकोलॉजी है, जिस रूप में अभी वर्तमान में हम साइकोलॉजी को जानते हैं, वह है बिहेवियरल पर्सपेक्टिव। बिहेवियरल पर्सपेक्टिव, कॉग्निटिव बिहेवियरल पर्सपेक्टिव उसको कहते हैं। आजकल जब कलेक्टिव अप्रोच है, इंटीग्रेटेड अप्रोच है, कॉग्निटिव बिहेवियरल अप्रोच उसको कहा जाता है। उसमें व्यवहार और संज्ञान को जोर देते हुए हम मानसिक बीमारियों का अध्ययन करते हैं और उनके ट्रीटमेंट मेथड्स के बारे में जानते हैं, समझते हैं। तो कॉग्निटिव बिहेवियरल अप्रोच जो है वह मानसिक बीमारियों का कारण हमारा मानसिक प्रक्रमों को और हमारे व्यवहार को, जो माल एडजस्टेड बिहेवियर है, उसको मानते हैं। और कॉग्निशन को कैसे मानते हैं? जो रॉन्ग थॉट प्रोसेस हम अपनाते हैं, जो गलत थॉट प्रोसेस हमारी होती है, गलत कॉन्सेप्ट जो हमारे अंदर होते हैं, वो मानसिक बीमारी का कारण है। ये अप्रोच इसको मानती है, जो एडवांस्ड है और सबसे ज़्यादा इसको जो प्रैक्टिस में लाया जाता है वो यही अप्रोच है, कॉग्निटिव बिहेवियर अप्रोच इसको कहते हैं। क्योंकि वर्तमान में हम जैसे जानते हैं कि साइकोलॉजी इज अ साइंस ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस, तो वो इन्हीं की अप्रोच से निकल के आई है ये बात। तो इसमें हम जानते हैं कि किसी भी मानसिक बीमारी का कारण हमारा गलत विचार और गलत व्यवहार है। ठीक, और उसका जो इलाज होता है, जो उसका इंटरवेंशन है, जो उसका ट्रीटमेंट है, जो थेरेपी है, वो भी इसी ढंग से होती है। तो जो व्यवहार गलत है उसको हम सही व्यवहार में बदलते हैं, उसको एडजस्टेड बिहेवियर बनाते हैं, और जो गलत थॉट प्रोसेस हैं उनको हम सही थॉट प्रोसेस बनाते हैं। और जो थर्ड है वो ह्यूमनिस्टिक्स अप्रोच है। ह्यूमनिस्ट्स जो आए साइकोलॉजी के अंदर, जो मानवतावादी कहते हैं कि मानव में अपना एक ओन पोटेंशियल होता है, जो भी मानसिक रोग है, जो भी कारण है उसका, क्योंकि मानव एक आध्यात्मिक प्राणी भी है, उसमें आध्यात्मिकता है, लोगों से भिन्न बनाता है वो चीज़ से, तो उसके अंदर अपना ओन पोटेंशियल है, वो खुद भी बीमारियों से उबर भी सकता है, खुद के भी अंदर समझ वो खुद ही विकसित कर सकता है। केवल जो थेरेपिस्ट होता है उसको केवल उसको सपोर्ट देना होता है, दिशा देनी होती है, कोई डायरेक्शन की उतनी जरूरत नहीं थी। वो कहते हैं हमें सपोर्ट दे दें, अगर किसी मानसिक रोगी को हम एक पॉजिटिव रिगार्ड दे दें, धनात्मकता दे दें उसको, तो वो अपने आप ही खुद को ठीक कर सकता है। ह्यूमनिस्टिक्स लोग ऐसा मानते हैं। जो कार्ल रोजर्स थे वो इसके प्रमुख साइकोलॉजिस्ट हैं, जो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच के अंदर आते हैं, साइको क्लिनिकल साइकोलॉजी के। अच्छा, ह्यूमनिस्ट तो मास्लो भी हैं। तो ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की बात करते हैं लोग, कहते हैं मानव जो है वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, आत्म साक्षात्कार जिसको कहते हैं हिंदी में, उस लेवल तक पहुंचने की क्षमता रखने वाला व्यक्ति है, उसके अंदर अपना पोटेंशियल है, तो खुद भी इन चीज़ों से लड़ सकता है, उभर सकता है। तो उनका ये अप्रोच होता है। और फैमिली थेरेपी, ये भी एक कॉमन सी बात है आजकल। जैसा फैमिली जो सिस्टम है हमारे इतने बिगड़ गए हैं, इनसे भी कई मानसिक बीमारियां पैदा भी हो जाती हैं, और ट्रीटमेंट मेथड भी यहीं से हम इसको देते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा देखा जाता है कि हम जो भी बीमारियों का ट्रीटमेंट तो कर देते हैं, एज ए पर्सन तो हम किसी को सही कर सकते हैं। जैसे कोई पेशेंट आया क्लिनिक में, या कोई मानसिक समस्या से ग्रसित व्यक्ति आया,
उसको हम व्यक्तिगत तो हम उसको सही कर देते हैं, उसका बिहेवियर जो उसको गलत था उसको हम सही कर देते हैं, सही उसकी आदत रूटीन उसका सेट कर देते हैं। संज्ञानात्मक जो उसके प्रक्रम थे उसको सही करते हैं, कॉग्निशन जो उसकी थॉट प्रोसेस थी गलत थी उसको सही करते हैं। लेकिन जब वो फैमिली में जाता है अपना रहता है 10-15 दिन बाद 1-2 महीने बाद फिर वही उसमें सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, मानसिक समस्याएं देखने को मिलती हैं। तो हमारी जो समस्या है वो फैमिली में है, फैमिली सिस्टम्स में है। तो फैमिली थेरेपी दी जाती है, फैमिली अप्रोच वहाँ पर अप्लाई किया जाता है। जो थेरेपिस्ट होता है, जो साइकोलॉजिस्ट होता है, वो पूरी फैमिली को ही फिर थेरेपी या गाइडेंस या काउंसलिंग प्रदान करता है। तो ये मेजर जो है क्लिनिकल साइकोलॉजी के 4 पर्सपेक्टिव्स हैं, वैसे तो काफ़ी हैं, जिसमें पहला हमने डिस्कस कर लिया। इसमें पहला है साइकोडायनेमिक अप्रोच, दूसरा है कॉग्निटिव बिहेवियरल पर्सपेक्टिव, दूसरा है ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव, और चौथा है फैमिली अप्रोच या फैमिली जो पर्सपेक्टिव है उसकी हम बात करते हैं। और उसके बाद आ जाते हैं और भी पर्सपेक्टिव हैं, जैसा कि मैंने कहा इसके अलावा भी बहुत से हैं, ये फाइनल नहीं है। जो मेजर है वो 4 बातें हैं जो हमने डिस्कस कर लिया। और अदर पर्सपेक्टिव्स हैं, पहले हैं वो है गेस्टाल्ट। गेस्टाल्टवादी जो होते हैं वो समग्र रूप से मानते हैं, वो कहते हैं कि मानसिक रोग को समझना है या उनसे लड़ना है तो उसका एक ही तरीका है कि हम समग्र रूप से उसको समझें। जैसे उन ये उदाहरण देते हैं कि जैसे भी हम किसी आदमी के चेहरे का प्रत्यक्षण करते हैं, वो नाक को, कान को या मुंह को, आंख को अलग अलग नहीं करते, एज ए होल करते हैं। तो वो कहते हैं एज ए होल ही हम उसको ठीक कर सकते हैं, किसी भी चीज, किसी भी बीमारी को, किसी भी समस्या को उस ढंग से हम समझ भी सकते हैं और सही भी कर सकते हैं। तो इन्होंने एक कलेक्टिव अप्रोच की बात की, एक समग्र अप्रोच जो उन्होंने कहा कि एज ए होल हम किसी चीज को स्टडी करें और उसका इलाज करें तो निश्चय ही हम उससे ठीक हो सकते हैं, वो ये लोग मानते हैं। और ट्रांसपर्सनल वाले जो है स्पिरिचुअल अप्रोच वाले हैं, वो भी मानते हैं कि आध्यात्मिकता जो है, स्पिरिचुअल जो पर्सपेक्टिव है वो भी इसके अंदर डिस्कस किए जाते हैं, पढ़े जाते हैं। ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजी उसको हम कहते हैं। जो हमारे स्पिरिचुअल थॉट प्रोसेस है ये ह्यूमनिस्टिक अप्रोच से मिला जुला कॉन्सेप्ट है, उनका भी हमारे अंदर काफ़ी इम्पैक्ट रहता है। जैसा कि हम देखते हैं स्पिरिचुअलिटी का कितना हमारे अंदर इम्पैक्ट है, कितना प्रभाव है, तो वो सब बातें हम इसके अंदर पढ़ते हैं। और फेमिनिज्म वाले जो लोग मानते हैं ये कहते हैं कि भाई जो इतनी इतनी पुरानी रिसर्च हुई, ये जितने पुराने भी हम देखते हैं उसमें ये देखते हैं कि जो काउंसलर है वो मेल है और जो पीड़ित है, जो जो पेशेंट है वो फीमेल है। तो फेमिनिज्म वाले कहते हैं कि नहीं भाई ऐसा क्यों है, तो बाइसडनेस है। और इसको एज ए फेमिनिज्म के बातें इसमें डिस्कस होती है। क्लिनिकल साइकोलॉजी का ये भी एक पर्सपेक्टिव है, ये भी एक मुद्दा है। और फिर अगला है पॉजिटिव साइकोलॉजी, एक बर्निंग और बहुत ही एक डिमांडिंग कंसेप्ट है, डिमांडिंग सब्जेक्ट है प्रेजेंट टाइम का, जो धनात्मकता की बात करता है। एक जो मानसिक रोग का जो हमारा जो इस क्लिनिकल साइकोलॉजी की शुरुआत हुई वो पूर्व से ही एक नेगेटिविटी के रूप में, इलनेस के रूप में, डिसऑर्डर्स के रूप में हम इसको पढ़ते आए। जो साइकोलॉजी का ज़्यादा जो फोकस रहा हो मेंटल इलनेस और नेगेटिविटी ही जो ज़्यादातर देखने को मिली। तो ये कहते हैं कि भाई नेगेटिविटी के साथ साथ पॉजिटिविटी भी तो है मानव के अंदर, तो उसको भी अध्ययन किया जाए, तो पॉजिटिव ढंग से उसको समझा जाए। तो वो सब पॉजिटिव साइकोलॉजी के हम अंदर पढ़ते हैं। माइंडफुलनेस के कॉन्सेप्ट्स हैं और भी हैं, पीस है, शांति है, धनात्मकता है, पॉजिटिविटी है, ये सब चीज़ें इसके अंदर पढ़ी जाती हैं। और जिन स्टूडेंट्स को इसके रेफरेंसेस के बारे में जानना हो कि ये कहाँ से पढ़ा गया, कैसे है, बाकी अगले उस स्लाइड में हम चर्चा करेंगे कि क्या मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं इंडिया में जो होते हैं और अब्रॉड जो होते हैं, क्योंकि बहुत ही मिसकंसेप्शन स्टूडेंट्स के भी और कई लोगों के मन में रहता है कि साइकियाट्रिस्ट किसको कहते हैं, साइकोलॉजिस्ट किसको कहते हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट किसको कहते हैं, काउंसलर किसको कहते हैं। तो ये सब बातें इससे क्लियर हो जाएंगी। और जिस व्यक्ति को जानना है कि रेफरेंसेस और ये जो बुक्स हैं कैसे हमने पढ़नी है, ज़्यादा इसको डीपली पढ़ना समझना चाहते हैं बच्चे, तो verywellmind.com इसको आप देख सकते हैं। और सिंपली साइकोलॉजी है, वो भी एक बहुत अच्छा सोर्स है, सोर्स ऑफ नॉलेज है, बेसिक नॉलेज यहाँ से ले सकते हैं। और जिसको थोड़ा प्रोफेशनली समझना है वो सेल्डन कॉर्चिन करके आते हैं, मॉडर्न क्लिनिकल साइकोलॉजी नाम से इनकी बुक है, वो पढ़ सकते हैं। और जो हिंदी के स्टूडेंट्स हैं, हिंदी में जिनको पढ़ना समझना है, वो एडवांस क्लिनिकल साइकोलॉजी, हाँ, उच्चतर नैदानिक मनोविज्ञान करके हिंदी की बुक आती है, अरुण कुमार सिंह की, उसको पढ़ सकते हैं।
तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ते हैं। तो डिफरेंट मेंटल हेल्थ प्रोफेशंस इन इंडिया और अब्रॉड। जो भी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं इंडिया में या अब्रॉड में किस रूप में जाने जाते हैं, क्या डिग्री वो करते हैं, क्या प्रैक्टिस वो करते हैं, हम जानेंगे। इसमें पहला है साइकियाट्रिस्ट, मनोचिकित्सक जिसको कहते हैं। तो जनरली लोग ज़्यादातर इसको ये भी समझते हैं कि मनोचिकित्सक कोई भी बन सकता है, चाहे एमए करके साइकोलॉजी से या पीएचडी करके मनोचिकित्सक बन सकता है। ऐसा नहीं होता। मनोचिकित्सक जिसको साइकियाट्रिस्ट कहते हैं वो एक मेडिकल प्रोफेशनल होता है, उसने एमबीबीएस किया होता है और उसके बाद जब वो एमडी करता है साइकोलॉजिकल मेडिसिन में तब वो साइकियाट्रिस्ट बनता है। ठीक। और वो मेडिकेशन भी प्रेस्क्राइब कर सकता है। केवल इन सब में जो एक ही व्यक्ति है जो मेडिकेशन दे सकता है, दवाई लिख सकता है मानसिक रोगी को, वो साइकियाट्रिस्ट ही होता है। और उसके बाद साइकोलॉजिस्ट आता है। साइकोलॉजिस्ट को उसको कहते हैं मनोवैज्ञानिक। तो मनोवैज्ञानिक जनरली एक ही सब्जेक्ट का एक्सपर्ट है जो व्यक्ति अपने, और पीएचडी हो या रिसर्च हो या कुछ काम करता हो प्रोजेक्ट में, अपने क्षेत्र का एक्सपर्ट हो, तो उसको मनोवैज्ञानिक कहते हैं। साइकोलॉजी किसी भी ब्रांच का एक्सपर्ट हो तो उसको मनोवैज्ञानिक कहते हैं। और जनरली पीएचडी जो होल्डर होते हैं और जो रिसर्च करते हैं, रिसर्च में अपने 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 नए अनुसंधान करते हैं, नए अपने राय देते हैं, उनको मनोवैज्ञानिक कंसिडर किया जाता है। और जो नेक्स्ट है वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जिसको कहते हैं, नैदानिक मनोवैज्ञानिक, जो क्लिनिकल साइकोलॉजी में पीएचडी करे या साइडी होता है डॉक्टर ऑफ साइकोलॉजी, या एमफिल करे मास्टर ऑफ फिलोसॉफी इन क्लिनिकल साइकोलॉजी, तो वो व्यक्ति टॉकिंग क्योर दे सकता है। मेडिकेशन ये भी नहीं दे सकते, दवाई ये भी नहीं दे सकते, हाँ टॉकिंग क्योर दे सकते हैं, थेरेपी दे सकते हैं, साइकोथेरेपी दे सकते हैं, मेडिकल थेरेपी नहीं दे सकते हैं किसी भी पेशेंट को। काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट क्या होता है, वो भी पीएचडी हो सकता है, साइडी हो सकता है, डॉक्टरेट लेवल का है तो हो सकता है, काउंसलिंग प्रदान कर सकता है ये। और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट इंडिया में लगभग एक ही है। इंडिया में काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को लगभग एक ही कंसिडर किया जाता है। फॉरेन में इसको अलग अलग कंसिडर भी किया जा सकता है, यूएसए में अलग ढंग से इसको कंसिडर किया जाता है। और जो नेक्स्ट है वो काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट मास्टर्स लेवल का किसको कहते हैं। एक तो स्कूल लेवल पर होता है काउंसलर और गाइडेंस देने वाले, वो पीजीडीजीसी करके भी बन सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग, और एमए या और मास्टर्स ऑफ सोशल साइंस करके भी बन सकते हैं। मास्टर्स लेवल का वो बन सकते हैं। और जो डॉक्टरेट लेवल की है वो हमने चर्चा कर ली। और स्कूल साइकोलॉजिस्ट क्या होता है, स्कूल साइकोलॉजिस्ट, स्कूल काउंसलर जो होता है वो पीएचडी होगा या डॉक्टर ऑफ एजुकेशन होगा, एडडी होगा, पीएचडी होगा, या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग वाले को भी स्कूल साइकोलॉजिस्ट तब हम मान सकते हैं जब वो पीएचडी हो या एक्सपर्ट हो स्कूल काउंसलिंग सब्जेक्ट का, तब हम यहाँ पर कह सकते हैं। इंडिया में स्कूल साइकोलॉजिस्ट की कोई ऐसी डिग्री तो है नहीं, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा यहाँ भारत में होता है, ज़्यादातर किया जाता है। पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग जो एमए के बाद ज़्यादातर किया जाता है, उसमें होता है कि हम स्कूल लेवल में काउंसलर या कहीं अन्य टाइप के जनरल काउंसलर हो सकते हैं। और क्लिनिकल सोशल वर्कर क्या है, साइकियाट्रिक सोशल वर्कर भी होते हैं, उसमें भी एमफिल होता है। तो मास्टर्स लेवल की डिग्री करे, पीएचडी करे, एमफिल करे तो बन सकते हैं। हाँ, इसमें बात यह है समझने की मेन की, जो मेडिकेशन है वो केवल एमडी जो है साइकियाट्रिस्ट ही दे सकता है, ये बात हमने समझ ली है। क्लिनिकल सोशल वर्कर जो हम बात कर रहे थे वो है कि एमफिल हो, एमएसडब्ल्यू हो, सोशल वर्क में एमएससी हो या मास्टर्स हो या पीएचडी हो। तो भारत में तो मुझे लगता नहीं कहीं पीएचडी है क्लिनिकल सोशल वर्क में, तो फॉरेन में है। हाँ, यहाँ ये एक एमएसडब्ल्यू होता है, एमफिल हो सकता है साइकियाट्रिक सोशल वर्क में। तो साइकियाट्रिक नर्सिंग जो इसको कह रहे हैं वो साइकियाट्रिक सोशल वर्क उसका, ये तो यहाँ है नहीं। तो पीएचडी मुझे लगता नहीं है यहाँ भारत में साइकियाट्रिक नर्सिंग में, बल्कि और यहाँ पर एमफिल वगैरह हो सकते हैं, वो कैसे है, या और कोई मास्टर्स लेवल का डिग्री निमांस या रांची में होता हो। तो ये मोटा मोटा कॉन्सेप्ट है। जनरली जो बात समझने की वो ये कि साइकियाट्रिस्ट ही जो होता है मनोचिकित्सक भारत में, वही केवल मेडिकेशन दे सकता है रोगियों को। बाकी जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं वो टॉकिंग क्योर यानी कि साइकोथेरेपी ही दे सकते हैं।
मेडिकल थेरेपी नहीं दे सकते। तो अब हम जानते हैं नेक्स्ट जो है कि आपका जो होल लेक्चर सीरीज है, जो हमारा ये पेपर है क्लिनिकल साइकोलॉजी यानी कि नैदानिक मनोविज्ञान, उसके 5 सेक्शंस हैं। 5 सेक्शन जो होंगे नेक्स्ट वीडियो में हम जो 5 और लेक्चर काउंसलिंग वीडियो होंगे उसमें इन 5 मुद्दों के ऊपर हम बात करेंगे, 5 सेक्शंस के ऊपर बात करेंगे, जिसमें जो पहला सबसे सेक्शन होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे कि फाउंडेशंस ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी, नैदानिक मनोविज्ञान के आधार क्या हैं। ठीक, उसमें हम यह डिस्कस करेंगे कि क्लिनिकल साइकोलॉजी, नेचर एंड डेवलपमेंट, एक्टिविटीज ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजी एंड अदर रिलेटेड फील्ड्स, डिफरेंस बिटवीन एबनॉर्मल एंड क्लिनिकल साइकोलॉजी। जैसा कि मैंने बात किया अभी शुरुआत में कि क्या डिफरेंस होता है एबनॉर्मल और क्लिनिकल साइकोलॉजी में। तो एबनॉर्मल है एक थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव है, उसमें हम पढ़ते हैं रोगों के बारे में, जबकि इसमें क्लिनिकल साइकोलॉजी थोड़ा प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव है, थोड़ा अप्लाइड एरिया है। इसमें हम क्लिनिकल सेटिंग में उस चीज़ को जानते हैं कि कैसे रोगों को आइडेंटिफाई करना है, कैसे असेसमेंट करना है और क्या केयरफुलनेस अपनानी है और कैसे रोगों का निदान करना है। जबकि एबनॉर्मल साइकोलॉजी में हम डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ते हैं। एबनॉर्मल जैसे कि बात से ही हमें पता चल रहा है कि एबनॉर्मल है यानी असामान्य मनोविज्ञान है। ठीक, तो असामान्य बिहेवियर का अध्ययन होता है उसमें। क्लिनिकल साइकोलॉजी में एज ए क्लिनिकल सेटिंग में हम उस सब्जेक्ट को, उन बीमारियों को समझने और उनके उपचार करने के तरीकों के बारे में जानते हैं। तो उससे एक एडवांस्ड एरिया है, थोड़ा प्रैक्टिकल एरिया है क्लिनिकल साइकोलॉजी। और नेचर की बात करेंगे, कैसे डेवलपमेंट हुआ इसका, तो मनोविज्ञान क्लिनिकल साइकोलॉजी का, नैदानिक मनोविज्ञान का, तो ये इसके अंदर डिस्कस होगा। और प्रोफेशनल ट्रेनिंग क्या होता है, रेगुलेशन एंड प्रोफेशनल एथिक्स क्या होता है, जैसे कि हमने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया कि क्या क्या प्रोफेशन है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के साइकोलॉजिस्ट होते हैं, तो उनके कैसे ट्रेनिंग है, कैसे रेगुलेशन है, कैसे प्रोफेशनल एथिक्स हमने ध्यान में रखने होते हैं। बस जैसे कोई व्यक्ति हमारे पास आया तो हमारे पास पर्सनल बातें भी शेयर होती हैं, तो किस बात को डिस्क्लोज हम नहीं कर सकते, रिसर्च में कौन सी एथिक्स हमने ध्यान रखनी है, क्लिनिकल सेटिंग में कौन सी हमने एथिक्स को ध्यान रखना है, कौन सी बात को हमने डिस्क्लोज नहीं करना है, कैसे पेशेंट की भावनाओं को आहत नहीं करना है, ये सब बातें इसके अंदर हमें जाननी समझनी होती हैं। और इस सेक्शन के अंदर जो तीसरा जो यूनिट होगा उसमें हम यह जानेंगे कि स्टडी मेथड्स ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी एंड क्लिनिकल असेसमेंट। तो स्टडी मेथड्स क्या हैं, तो इंटरव्यू के माध्यम से हम स्टडी करते हैं, केस हिस्ट्री के माध्यम से करते हैं और मेंटल स्टेटस एग्जामिन करते हैं। तो ये सब चीज़ें सेक्शन 1 के अंदर होंगी। उसके बाद सेक्शन 2 जो होगा, जो सेकेंड लेक्चर वीडियो होगा इसके बाद, वो होगा डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, निदान एवं उपचार के ऊपर, जिसमें हम जानेंगे कि DSM 4 में क्या डायग्नोस्टिक टेक्निक्स बताई हैं। हालांकि अभी DSM 5 भी आ चुका है, लेकिन सिलेबस में DSM 4 ही बताया गया है, लेकिन हम हल्का सा DSM 5 को भी ऊपर डिस्कशन दे देंगे। DSM एक डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स को कहते हैं, जो अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन है उसके द्वारा बनाया गया एक असेसमेंट सिस्टम है कि हम जानेंगे कैसे कि भाई ये रोग इसको है, ये रोग इसको नहीं है। तो उन सिम्टम्स में डिफ्रेंशिएट करने की सारी बातें DSM 5 के अंदर है। सिलेबस में हालांकि DSM 4 लिखा हुआ है, तो हम फिर भी DSM 5 का परिचय दे देंगे। और उसमें ही अगला आता है मीनिंग क्या है साइकोथेरेपी की, मॉडल्स क्या है इंटरवेंशन के, और साइको एनालिटिक थेरेपी क्या है। साइको एनालिटिक थेरेपी जैसी हमने बात की सिगमंड फ्राइड की थेरेपी, अनकॉन्शियस माइंड के ऊपर इनका अप्रोच होता है, ईडीगो सुपर ईगो इन सब के जो क्लैश होते हैं आपस में, उनसे हमारे अंदर क्या मानसिक विकार पैदा हो सकते हैं, इन चीज़ों के ऊपर इसमें ध्यान दिया जाता है। और जो नेक्स्ट यूनिट होगा आपका इस सेकेंड सेक्शन के अंदर, उसमें हम यह जानेंगे कि बिहेवियर थेरेपी क्या है। जैसे हमने बात की बिहेवियर अप्रोच अपनाया जाता है, उसमें सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन क्या होता है, कॉग्निटिव बिहेवियर में क्लाइंट सेंटर्ड, गेस्टाल्ट, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी क्या है, और उसके बाद क्लाइंट सेंटर्ड अप्रोच क्या है, जो ह्यूमनिस्टिक हमने बात की, मानवतावादी लोग जिस बात की करते हैं, कार्ल रोजर्स ने बताया, गेस्टाल्ट है, एग्जिस्टेंशियल थेरेपी, ये सब क्या है इसके अंदर होगा। तो उसके बाद आ जाएगा साइकोपैथोलॉजी,
मनोविकृति विज्ञान, जिसमें हम जानेंगे कि एंजाइटी डिसऑर्डर्स क्या है। ठीक, एंजाइटी डिसऑर्डर्स में हालांकि DSM-4 में तो जो बातें थी, DSM-5 में कुछ चीज़ें बदलाव हैं, उसको भी हम डिस्कस करेंगे ताकि स्टूडेंट्स अपडेट रहें। हालांकि अपडेटेड नहीं है वर्जन, DSM-4 तो पुराना वर्जन है, इसके बाद से नया वर्जन आ गया है, लेटेस्ट वर्जन DSM-5 आ गया है। तो उसमें अगला होगा आपका यूनिट जो आपके सिलेबस में है, वो है सिजोफ्रेनिया के। एंजाइटी डिसऑर्डर्स में जो होंगे वो होंगे पैनिक एंड फोबियाज हैं, जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर्स है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स, इनकी बात करेंगे। और PTSD जो हमने शुरुआत में बात की कि वर्ल्ड वार के बाद में लोगों को कैसे PTSD या स्ट्रेस ट्रॉमा वगैरह उन्होंने झेला तो उनको PTSD हो गया था, तो वो भी रोग है। मनोरोग को किस रूप में देखा जाता है, किसमें पढ़ा जाता है, ये भी इसमें हल्का सा ब्रीफ देंगे। और उसके बाद नेक्स्ट जो होगा सिजोफ्रेनिया मनोविदालिता क्या है, उसके बाद व्यक्तित्व विकृतियाँ पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स क्या होते हैं उनको हम जानेंगे। और उसके बाद जो आपका नेक्स्ट सेक्शन है उसमें हम पढ़ेंगे कॉग्निटिव डिसऑर्डर्स एंड थेरेपी, संज्ञानात्मक विकृतियाँ और उपचार कैसे होता है। तो नेचर्स ऑफ कॉग्निटिव डिसऑर्डर्स क्या है, एमनेजिया, डेलेरियम, डिमेंशिया, ये सब कॉग्निशन मतलब संज्ञान विचार की, मेमोरी के डिसऑर्डर्स हैं, एमनेजिया वगैरह। ठीक है, अल्जाइमर डिजीज हैं, ये सब क्या होती है, मेडिकल कंडीशन कॉजेज ऑफ डिमेंशिया। डिमेंशिया स्मृति भ्रंश उसको कहते हैं, मनोभ्रंश कहते हैं। तो इसमें कैसे होता है और क्या है इसकी मेडिकल कंडीशंस, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। और जो नेक्स्ट आता है मानवतावादी क्या दृष्टिकोण है, ह्यूमनिस्टिक, फ्राइडियन साइकोएनालिटिक थेरेपी एंड स्कूल्स, ईगो एनालिटिक, ऑब्जेक्ट रिलेशन एंड इंटरपर्सनल साइकोडायनेमिक थेरेपी क्या है, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। और उसके बाद है इसी सेक्शन में, चौथे सेक्शन के अंदर आता है ग्रुप थेरेपी। हमने बात की थी कि फैमिली थेरेपी, फैमिली को भी थेरेपी की आवश्यकता हो जाती है, क्योंकि हमारा फैमिली सिस्टम में ही जब गड़बड़ी होती है वहाँ से भी मानसिक रोग पैदा हो जाते हैं। तो ग्रुप थेरेपी में डिस्कस करेंगे कि इवेल्युएशन क्या है, फैमिली थेरेपी क्या है, मीनिंग, गोल्स, टाइप्स, प्रॉब्लम्स एंड इवेल्युएशन। तो उसके बाद फाइनल आ जाएगा क्लिनिकल इंटरवेंशन, नैदानिक हस्तक्षेप। और नैदानिक हस्तक्षेप के अंदर, क्लिनिकल इंटरवेंशन के अंदर हम जानेंगे कि मीनिंग क्या है इसकी। जब हस्तक्षेप इंटरवेंशन मतलब कि कैसे रोग को रोकना है, हस्तक्षेप का मतलब यहाँ पर यह थेरेपी से मतलब है यहाँ पर कि कैसे हेल्पिंग प्रोसेस है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एज ए पर्सन एंड प्रोफेशनल, कैसे वो पर्सनल है कि प्रोफेशनल उसने कैसे व्यवहार करना है, ये सब बातें। स्किल्स ऑफ थेरेपिस्ट, लिसनिंग, लीडिंग एंड कन्फ्रंट। ठीक, तो ये सब स्किल्स जो है इसकी हम चर्चा करेंगे, क्या होनी चाहिए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के अंदर स्किल्स। तो ये डिफरेंस है अब नॉर्मल और क्लिनिकल साइकोलॉजी। क्लिनिकल साइकोलॉजी हम क्लिनिक एज इन क्लिनिकल सेटिंग हम मानसिक बीमारी को पढ़ते हैं, उनका रोगों के उपचार के बारे में पढ़ते हैं, जबकि अब नॉर्मल साइकोलॉजी में हम एज ए थ्योरी हम पढ़ते हैं मानसिक बीमारियों, उनके रोगों के, उनके उपचार के बारे में। तो जो नेक्स्ट इसमें यूनिट होगा आपके फाइनल 5th सेक्शन के अंदर, उसमें डिस्कस होगा कि इश्यूज फेस्ड बाय थेरेपिस्ट, लर्निंग एंड लिमिट्स ऑफ ट्रांसफरेंस एंड काउंटर ट्रांसफरेंस जिसको हम कहते हैं। तो ये सब बातें क्या फेस करनी होती हैं, कभी ट्रांसफरेंस हो जाता है, ठीक, कभी काउंटर ट्रांसफरेंस हो जाता है। और एनकाउंटर ग्रुप थेरेपी क्या है, हस्तक्षेप इंटरवेंशन साइको ड्रामा है, योगा है, मेडिटेशन है, प्लेसिबो इफेक्ट क्या होता है, बायो फीडबैक क्या है, एसर्शन ट्रेनिंग क्या है, सेल्फ इंस्ट्रक्शनल ट्रेनिंग क्या है, ठीक, आत्म आत्मनिर्देशन ट्रेनिंग जिसको कहते हैं, अपने आप को ही निर्देशन दे के कैसे व्यक्ति खुद को ठीक कर सकता है, जैसे कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, मानवतावादी दृष्टिकोण की हमने बात की थी। और फाइनली जो आपका सिलेबस बताता है कि डायग्नोस्टिक वैल्यू ऑफ डिफरेंट साइकोलॉजिकल टेस्ट। जितने भी साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं ये सब मानसिक रोगों का निर्धारण करने के लिए, मानसिक रोग कौन सा मानसिक रोग किसको है, कौन सा मानसिक रोग नहीं है, ये चीज़ जानने के लिए। तो डिफरेंट साइकोलॉजिकल जो टेस्ट हैं उसमें सबसे पहला बिने की बात की, बिने साइमन बुद्धि परीक्षण जो था, WAIS था, MMPI है। ये तो बिने साइमन इंटेलिजेंस टेस्ट है,
जो मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनालिटी इन्वेंटरी कहते हैं MMPI, वो मानसिक रोगों के ऊपर है विस्तृत रूप से। इसमें काफ़ी आइटम्स होते हैं, इसमें पूरा ही व्यक्ति का पता चल जाता है कि किस स्तर का है वो व्यक्ति। और बाकी जो लेटेस्ट जो मानसिक रोगों का निदान करने के लिए जो एक क्लासिफिकेशन है या ये मानसिक रोग का निदान करने का जो डायग्नोस्टिक मैनुअल है DSM-5 है, APA द्वारा दिया गया, साइकेट्रिक अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन द्वारा दिया गया है, बनाया गया है, डेवलप्ड है। 1 से लेके 5 तक इसके वर्जन आ चुका है, तो 5वां वर्जन सबसे लेटेस्ट है, इसलिए DSM-5 कहा जाता है। उसको ही एज ए स्टैंडर्ड माना जाता है। और भी एक ICD-10 करके आता है, WHO द्वारा बना है, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसऑर्डर्स। ICD-10 जो है उसको स्टैंडर्ड माना जाता है। अब 11 आने की भी बात है, अब 11 में क्या बात है, चेंज है क्या है, फिर डिस्कस करेंगे। अभी जो वर्तमान में प्राप्त है DSM-5 और ICD-10 है। तो ये तो एक क्लिनिकल साइकोलॉजी का एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, इसमें हमें क्लिनिकल साइकोलॉजी क्या है और इसका कैसे डेवलपमेंट हुआ है, ये सब्जेक्ट ये जाना, और इसके क्या अप्रोचेज हैं इसको पढ़ने के, और मेंटल डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने के जो अप्रोचेज हैं वो क्या है हमने जाना। और जो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं वो भारत में या विदेशों में किस किस रूप में होते हैं, किस रूप में जाने जाते हैं, भले इसमें न भी हों, तो इसी ढंग से जो जो प्रोफेशनल्स होते हैं हमने उन बारे में जाना। और फाइनली हमने अपने सिलेबस के जो 5 सेक्शंस हैं उनके अंदर जो यूनिट है एक उनका शॉर्ट ब्रीफिंग करते हुए हमने ये जाना। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जो होगा फाउंडेशंस ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी के ऊपर होगा, नैदानिक मनोविज्ञान के आधार के ऊपर होगा, जिसके हमने अभी अंदर डिस्कस कर लिया कि क्या क्या बातें हम इसमें चर्चा करेंगे कि जो जो भी सिलेबस को कवर करे लेक्चर उसमें बेस्ड होगा। तो जो भी बात हो, जो भी इससे रिलेटेड क्वायरी हो, सिलेबस से रिलेटेड हो, आप पूछ सकते हैं। और जिन बच्चों को, जिन स्टूडेंट्स को इसके बुक्स के बारे में जानना हो और वो भी पूछ सकते हैं। और जैसा कि मैंने पहले डिस्कस कर लिया है, प्रोफेशनल बुक जो कॉर्चिन आते हैं उनकी है, और हिंदी जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं वो AK सिंह, अरुण कुमार सिंह की बुक ले सकते हैं। और भी कई आती हैं बुक्स क्लिनिकल साइकोलॉजी के ऊपर, इंग्लिश और हिंदी राइटर्स की दोनों ही, तो वो भी पूछ सकते हैं। बाकी तो डिस्कशन में ही, बाकी जो स्टडी नोट्स यूनिवर्सिटी प्रोवाइड कराता है, कराता हो, उस पर भी नज़र डाल सकते हैं स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो लेक्चर से हमने जान लिया कि क्लिनिकल साइकोलॉजी का ब्रीफ इंट्रोडक्शन क्या है, कैसा है और उसमें क्या समझते हैं। बाकी इसी तरह की नॉलेजेबल लेक्चर्स के लिए और जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।